वेलकम टू द चैनल BGMS एग्जाम। आज हम पढ़ेंगे MMR 1961 का मैन का ट्रांसपोर्ट, मटेरियल का ट्रांसपोर्ट और वाइंडिंग इन शाफ्ट का अपन पार्ट 2 पढ़ेंगे। रेगुलेशन नंबर 84 से। रेगुलेशन नंबर 84 मैन वाइंडिंग। वेयर अ वाइंडिंग इंजन इज यूज्ड, the following particular of every part of winding installation including pulleys, cages, sheaves, chains, distribution plate, detaching hook shall be recorded in the book signed by engineer or competent person and countersigned by the manager। जहाँ पे वाइंडिंग इंजन यूज हो रहा है मैन वाइंडिंग के पर्पज में, जहाँ पे बकेट या फिर केस से मैन को अपन वहाँ ऊपर लाना और नीचे ले आना करते हैं, जहाँ पे वाइंडिंग इंजन यूज हो रहा है, तो फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ मतलब ये जो पुलीज है, केजेस है, शीव्स है, चेन्स है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट्स है। पुली मतलब जैसे वो अपना कुएं में जो रहती है वो पुलिस बोलती है। केजेस मतलब जो केज जहाँ पे आदमी लोग जाते हैं। शीव्स मतलब जो पुली का छोटा वाला पार्ट शीव्स। चेन्स मतलब वो जो ऊपर में केज में चेन लगी रहती है वो। डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट मतलब वो प्लेट सामान लगी रहती है केज में वो। डिटैचिंग हुक मतलब जिसपे केज खड़ा होता है वो। इन सब का पूरा पार्ट्स का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो एक बुक में अपने को रिकॉर्ड करना है, और वो इसको साइन करेगा इंजीनियर या फिर कॉम्पिटेंट पर्सन, और उसको काउंटर साइन करेगा मैनेजर। तो ये सब उसमें इस चीज के बारे में, मतलब ये जो पूरी चीज दी है पुलिस से लेके डिटैचिंग हुक, तो उसका क्या क्या लिखना पड़ेगा। ए, नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, मतलब जो मैन्युफैक्चर जिसने उसको मैन्युफैक्चर किया है और साल कौन सा मैन्युफैक्चर हो, मतलब उस साल कौन से साल को मैन्युफैक्चर हुआ है। बी, स्पेसिफिकेशन एंड डायमेंशन विद रेफरेंस टू एवरी सर्टिफिकेट सप्लाइड विद द पार्ट। उसका स्पेसिफिकेशन मतलब उसका डायमेंशन मतलब फिजिकल डायमेंशन मतलब कितने बाय कितने का है, कैसा स्पेसिफिकेशन मतलब उसका जो यूज, उसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है जो भी स्पेसिफिकेशन में आएगा, ठीक है। और उसके सर्टिफिकेट मतलब कोई उसका स्ट्रेंथ सर्टिफिकेट या फिर दूसरा सर्टिफिकेट जो सप्लाइड हुआ है वो पार्ट में उसमें। फिर ड्रम क्लचेस आर प्रोवाइडेड, जहाँ ड्रम जो क्लचेस होते हैं, मतलब जो ड्रम जहाँ पे अपन क्लच के द्वारा अगर अपन ऊपर नीचे करते हैं। एक एक इसमें क्या रहता है कि बिना डायरेक्ट होता है, और एक ड्रम क्लचेस रहता है। मतलब क्लच मतलब जैसे गियर, मतलब गियर रहेगा वहाँ पे, मतलब फर्स्ट गियर सेकंड गियर। और अगर क्लचेस नहीं रहेगा तो डायरेक्ट रहेगा, मतलब एक ऑटोमेटिक रहता है और एक क्लचेस वाला रहता है, मतलब गियर वाला रहता है जो वाइंडिंग इंजन रहता है। जैसे अपनी कार, जैसे स्कूटी और जैसे बाइक रहता है, सेम टू सेम वैसे रहता है। क्लच क्लच वाले में अपने को गियर रहेंगी और इसमें नॉर्मली में वो रहेगा। ऑपरेटिंग गियर ऑफ ए ड्रम क्लच शैल हैव लॉकिंग गियर टू प्रिवेंट एक्सीडेंट विड्रॉल ऑफ ए क्लच। ऑपरेटिंग गियर जहां से अपन ऑपरेट करते हैं, जहां पे ड्रम क्लच का, उसके पास एक लॉकिंग गियर होगा टू प्रिवेंट एक्सीडेंट विड्रॉल ऑफ ए क्लच। जैसे अपन अगर अपन बाइक में अगर एकदम से क्लच छोड़ दे तो क्या 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 होगा, एक झटका पड़ेगा। तो वो ना हो, तो सेम टू सेम वही चीज है, एकदम इजी चीज है। वाइंडिंग इंजन भी मतलब एक बाइक समान ही चलता है गियर के थ्रू। तो ऑपरेटिंग गियर जहाँ से वो ऑपरेट करता है जो ड्रम क्लच का, उसके पास एक लॉकिंग गियर होना, मतलब जैसे अगर सेकंड गियर में अगर अपन वाइंडिंग जो केज को अगर अगर अपन ऊपर ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे एकदम लाइट की समझ लो, लाइट समझ से चलेगी और एकदम से आपने क्लच छोड़े तो एकदम से झटका पड़े या फिर एक्सीडेंट मतलब विड्रॉल हो जाए क्लच का, ऐसा ना हो। बी पॉइंट, एवरी वाइंडिंग इंजन शेल हैव ए सुटेबल इंटरलॉकिंग डिवाइस टू प्रिवेंट अनक्लच ऑफ ए ड्रम एनी ड्रम। ये वही बोला कि वाइंडिंग इंजन में इंटरलॉकिंग डिवाइस होना चाहिए, मतलब सीधी सी बात है कि लॉकिंग डिवाइस होना चाहिए। अब ये ऑपरेटिंग गियर मतलब ड्रम क्लच में कहाँ पे, जहाँ पे लॉकिंग गियर, ड्रम क्लच में अपन जहाँ पे क्लच वाला सिस्टम है तो वहाँ लॉकिंग गियर होना चाहिए, और जहाँ पे ड्रम क्लच नहीं है वहाँ पे इंटरलॉकिंग डिवाइस होना चाहिए कि मतलब अनक्लच ऑफ ए, मतलब अपन अगर अनक्लच ऑफ ए ड्रम करते हैं, मतलब अगर क्लच छोड़ते हैं और उसमें अगर जैसे अपन नॉर्मली क्या करते हैं अपन बाइक में भी, अगर मतलब पहले क्लच दबाएंगे फिर ब्रेक लगाएंगे, वैसा करेंगे। लेकिन अगर अपन यहाँ पे भी सेम टू सेम हुआ है, अनलेस द ब्रेक आर अप्लाइड टू प्रिवेंट द रिलीज ऑफ ए ब्रेक अंटिल द ड्रम क्लच इज एंगेज्ड एंड लॉक्ड। मतलब वो जो वाइंडिंग इंजन है उसमें जो क्लच को एक इंटरलॉक करने वाला सिस्टम होना, ताकि जब हम ब्रेक लगाए और छोड़े तो मतलब रिलीज ऑफ ए ब्रेक ऐसा नहीं करेगा, मतलब जब अपन जब छोड़े तब तक कि वो ड्रम क्लच पूरी फुली एंगेज और लॉक हो जाए। मतलब पहले इसमें बोला है कि जो लॉकिंग गियर होना चाहिए, जिसकी वजह से अगर फर्स्ट गियर में लॉक हो, सेकंड गियर में लॉक हो, तो दूसरे में होना चाहिए कि जो जो क्लच है उसको इंटरलॉकिंग डिवाइस होना चाहिए कि अगर अपन जैसे अगर कोई ब्रेक छोड़ता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम से झटका बैठे। इसके लिए बोला है कि एवरी वाइंडिंग इंजन शेड इंटरलॉकिंग डिवाइस। फॉर ए वर्टिकल शाफ्ट, जो वर्टिकल शाफ्ट है, detaching hook shall be provided between the rope and the cage, and the space between such detaching hooks measured from center of the hole for attaching it to the rope shackle and detaching bell or plate when the cage is at normal position at the shaft top shall not be less than
36 meter for a geared engine and not less than 37.5 meter for direct acting engine। बोला है कि वर्टिकल शाफ्ट है। वर्टिकल शाफ्ट मतलब ऐसा सीधा सीधा शाफ्ट है। तो डिटैचिंग हुक क्या होता है? एक समझ लो, डिटैचिंग हुक ज्यादा कुछ नहीं रहता है, एक ऐसा ऐसा हुक रहता है। उसमें ऐसी एक प्लेट लगी रहती है और ये ऐसा तीन या चार रोप ऐसी निकली रहती है और वहां पे ऐसा केज अटैच होता है। ये चार रोप इसलिए रहती है कि एक अगर अपन सिंपल सा एक कोई अगर रोप से अटैच करेंगे तो वो केज ऑसिलेट होगा, मतलब इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा ऐसा होगा, इसलिए वो चार रोप एक प्रॉपर इसमें लगी रहती है। डिटैचिंग हुक भी लगा रहता है ऐसा, ताकि वो क्लच मतलब केज घूमे ना। ठीक है। तो डिटैचिंग हुक कहाँ पे होगा? बिटवीन द रोप। रोप मतलब ऐसे जो रोप जो ऊपर से रोप आई है, जैसे ये वाइंडिंग इंजन रूम है, ठीक है, वाइंडिंग इंजन रूम से ऐसी रोप आई तो वहाँ पे डिटैचिंग हुक और केज के बीच में, मतलब रोप और केज के बीच में डिटैचिंग हुक होना कंपलसरी है। डिटैचिंग हुक का रेगुलेशन पढ़ेंगे अपन तो 45 मीटर से ज्यादा पे होता है डिटैचिंग हुक यूज, अगर शाफ्ट की डेप्थ होंगी तो मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ द होल फॉर अटैचिंग इट टू रोप शेकल, मतलब ये जो मतलब जो ये सेंटर ऑफ ए होल है और डिटैचिंग बेल और प्लेट है, ये जो बेल या प्लेट या फिर ये जो यूज होती है बेल प्लेट, मतलब मतलब ये सेंटर ऑफ ए होल और यहाँ से 3 जब शाफ्ट टॉप पर हो, मतलब ऐसा ना हो कि अंडरग्राउंड में एकदम नीचे में, जब शाफ्ट टॉप पे हो तब 3.6 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, 3.6 मीटर से ज्यादा होना चाहिए। मतलब यहाँ से लेके केज का जो डिस्टेंस है, मतलब सेंटर ऑफ ए होल ऑफ डिटैचिंग हुक और ये नीचे तक के, मतलब जो केज का सरफेस बोलते हैं उसको, डिटैचिंग बेल वाइट और प्लेट वहां पे यूज होती है। तो 3.6 मीटर गियर्ड इंजन के लिए नहीं होगा और 7.5 मीटर उससे कम नहीं होना चाहिए डायरेक्ट एक्टिंग इंजन से। नॉर्मली 7.5 मीटर अपन कब कंफ्यूज होते हैं? एक रेगुलेशन है यहाँ पे बोला है कि जो सम्प है उसका, जैसे ये शाफ्ट का बॉटम है और एक केज है, तो यहाँ से 7.5 मीटर के ऊपर अपने जो बकेट रुकनी चाहिए और जो 7.5 मीटर में कोई पानी होना नहीं चाहिए, मतलब वो पूरा सूखा होना चाहिए, तो उसके ऊपर है। मतलब सीधी सी बात है, जो अपना जो सेंटर ऑफ ए होल ऑफ डिटैचिंग हुक और बेल प्लेट, वहां से वहां का डिस्टेंस 3.6 मीटर होगा, किस लिए? गियर्ड इंजन के लिए। और 7.5 मीटर से ज्यादा होना चाहिए डायरेक्ट इंजन एक्टिंग इंजन के लिए। फॉर ए शाफ्ट मोर देन 300 मीटर इन डेप्थ there shall be clear runoff space not less than 7.5 meter below the lowest landing place। मतलब अगर शाफ्ट 300 मीटर से ज्यादा का है, 300 मीटर से ज्यादा का, तो जो ये जो शाफ्ट, जो समझ लो ये केज आ रहा है और ये बॉटम है, मतलब बॉटम है शाफ्ट का, तो यहाँ से यहाँ का 7.5 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस होना चाहिए। क्यों? लोवेस्ट लैंडिंग प्लेस से, मतलब जहाँ पे वो लैंड करने वाला है वहां से 7.5 मीटर से नीचे खाली होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बॉटम है और यहाँ पे सीधा केज आके ऊपर रुक रहा है। इसका रीजन क्यों बताया? क्योंकि ये जो शाफ्ट है, यहाँ से पानी का सीपेज होता है, आजू बाजू से जो पानी है पूरा नीचे आके नीचे बॉटम में जमा होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए केज के अंदर पानी भर जाए। इसलिए बोला कि कम से कम 7.5 मीटर, मतलब वो अगर शाफ्ट की डेप्थ 300 मीटर से ज्यादा है तो 7.5 मीटर अपने को जो लोवेस्ट लैंडिंग प्लेन है प्लेस है, वहां से कम कितना खाली चाहिए। द सम बिलो द लोवेस्ट लैंडिंग प्लेस शैल बी केप्ट फ्री फ्रॉम वाटर और एनी लिक्विड, so that in case of overwind the person in the cage of do not get submerged। अब क्या होगा? ये शाफ्ट है, ओवरवाइंड के समय, ओवरवाइंड में क्या होता है कि रोप ज्यादा खुल जाती है। ओवर मतलब जहां पे रुकना था वहां पे रुकता नहीं और ज्यादा नीचे रुकता है। अगर रोप अगर समझ लो ऐसा खुल गई या फिर रोप खींचा गई, तो अपना जो ये अपना जो शाफ्ट है वो अपना लोवेस्ट लैंडिंग प्लेस के यहाँ पे रुकने वाला था वो, लेकिन वो सीधा शाफ्ट बॉटम के नीचे में रुका और अब समझ लो यहाँ पे पानी भरा है। प्रॉब्लम क्या होगी कि वो शाफ्ट में जितने भी लोग हैं वो भी पानी में डूब जाएंगे। तो इसलिए बोला है कि लोवेस्ट लैंडिंग प्लेस से नीचे में पानी नहीं होना, मतलब वो उसको जो सम्प है उसको सम्प भी बोलते हो कि वहाँ पे पानी भी कलेक्ट होता है। तो ओवर वाइंडिंग के टर्म में केज मतलब सबमर्ज ना हो, मतलब वो डूबे ना वहां पर, उसके लिए बोला है। मतलब 300 मीटर के ऊपर अपने को क्या बोलते हैं, एक सम मतलब जो साढ़े साढ़े 7 मीटर अपने को छोड़ना है लोवेस्ट लैंडिंग प्लेस से। और वो ही बोला है कि जो नीचे में जो सम्प बनेगा उसमें अपने को पानी नहीं रखना है, ताकि अगर ओवर वाइंडिंग हो तो पर्सन जो केज में है वो डूबे ना। अब ऑटोमेटिक स्पीड रिकॉर्डिंग स्पीड इंडिकेटर का प्रोविजन कब है? अगर शाफ्ट 100 मीटर से डेप्थ से ज्यादा होता है तो वाइंडिंग इंजन में एक ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग स्पीड इंडिकेटर होना, मतलब ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग स्पीड इंडिकेटर मतलब वो स्पीड रिकॉर्ड करेगा कि केज की स्पीड अभी कितनी है। जिससे अपने को प्रोविजन पता है कि जो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रीवेंसेस है 1.5 मीटर से ज्यादा के लिए ऑटोमेटिक कॉन्ट्रीवेंसेस यूज होता है
और अगर जहाँ पे ऑटोमेटिक कॉन्ट्रोवेंसेस यूज नहीं हो रहे तो वहाँ पे ऐसा कुछ डिस्टेंस मेजर किया है 2 × 2 πr, उसके ऊपर में 1.2 मीटर की स्पीड से कम अपने को करना है। तो उसके लिए बोला है कि अगर 100 मीटर से ज्यादा है तो अपने को एक ऐसी चीज करना चाहिए जिससे वो स्पीड मतलब इंडिकेटर यूज करे। देयर शैल बी प्रोवाइडेड एंड ऑटोमेटिक स्पीड रिकॉर्डिंग स्पीड इंडिकेटर ज्यादा कुछ जैसे अपने बाइक में ओडोमीटर यूज होता है ना, वैसे सेम टू सेम डिजिटल जो रहता है उसमें मतलब स्पीड दिखाई जाती है। देयर शैल बी प्रोवाइडेड ऑटोमेटिक इंटरवेंसेस टू प्रोवाइड ओवर स्पीडिंग एंड ओवर वाइंडिंग। ऑटोमेटिक कॉन्ट्रोवेंसेस का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक कॉन्ट्रोवेंसी ऐसी चीज है जो जो स्पीड है, मतलब अगर स्पीड ज्यादा हो रही है या फिर कम हो रही है या फिर जो भी चीज हो रही है जहाँ पे स्पीड का मेंटेन करना जरूरी है तो वहाँ पे ऑटोमेटिक कॉन्ट्रोवेंसी होता है। मतलब ये स्पीड एक एक मतलब अपन जो केज है वहाँ पे ऐसा सेट कर देते हैं, जैसे अगर केज की स्पीड अपन ने 2 मीटर पर सेकंड पे सेट कर दी ऑटोमेटिक कॉन्ट्रोवेंसेस पे, तो ये ऐसा है कि 2 मीटर के ऊपर अपन वो स्पीड नहीं जाएंगे, इसलिए ऑटोमेटिक इंटरवेंशन अपन यूज करते हैं, जिसकी वजह से ओवर स्पीडिंग ना हो और ओवर वाइंडिंग ना हो। ओवर स्पीडिंग तो पता है आपको, जैसे 2 मीटर पर सेकंड की नॉर्मल स्पीड पड़ रही है तो 3 मीटर ना हो ताकि लोगों को प्रॉब्लम जाए। ओवर वाइंडिंग मतलब ये आपने बताया शाफ्ट में अगर रोप ज्यादा खुल गई तो ये सीधा बकेट नीचे गिरेंगे, उसको बोलते हैं ओवर वाइंडिंग। The automatic controversy shall prevent the descending cage from landing at a pit bottom or other landing at a speed exceeding 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रोवेंसेस जो रहता है वो स्पीड कितने स्पीड से ज्यादा हो तो उसको प्रिवेंट करता है। तो 1.5 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा की स्पीड हो तो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रोवेंसेस वो स्पीड को प्रिवेंट करता है। अब टेस्ट ऑफ ऑटोमेटिक कंट्रोवेंसेस, अब ऐसा ऐसा तो नहीं, ऑटोमेटिक कंट्रोवेंसेस बहुत यूजफुल डिवाइस है, उसका टेस्ट करना बहुत जरूरी है। एंड एवरी ब्रेक मतलब ऑटोमेटिक कंट्रोवेंसेस और एवरी ब्रेक टू मेड मतलब जो जो टेस्ट है उसके बारे में फ्रीक्वेंसी बताया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 7 दिन या फिर 3 महीने। सबसे पहले 7 दिन, जो इंजीनियर जो कॉम्पिटेंट पर्सन ऑटोमेटिक कंट्रोवेंसी कैसे रिकॉर्ड करेगा, 7 दिन में कैसे रिकॉर्ड करेगा, तो बाय रेजिंग द ईच केज इन टर्न टू पास द लास्ट कंट्रोल पॉइंट ऑफ द टॉपमोस्ट लैंडिंग। ये शाफ्ट है, यहाँ से बकेट गई है, यहाँ पे वाइंडिंग इंजन है। तो वाइंडिंग इंजन मैंने क्या करेगा 7 दिन में एक बार जब कोई नहीं रहेगा उसमें ये टॉप मोस्ट पॉइंट यहाँ पे रुकना था केज, लास्ट एट द एंड यहाँ तक रुका तो भी चलता है, ये लास्ट कंट्रोल पॉइंट एक मेजर करते हैं, मतलब उसके ऊपर अपने को केज नहीं रोकना है। तो वो क्या करता है, वो वो हर एक केज को वो लास्ट कंट्रोल पॉइंट के ऊपर मतलब रेस करेगा, ताकि उसे मालूम पड़ेगा कि जो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रोवेंसी है वो बरोबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अपन टॉप मोस्ट लैंडिंग से भी अब वो अपने को चेक करना पड़ेगा, जहाँ पे टॉप में रुकने वाला था तो अपन केज को और ऊपर लेंगे ताकि वो यहाँ पे नहीं और ऊपर रुके और टेस्ट बताए कि सब कुछ सही तो है। ये क्यों क्यों बताए, अगर कल जाके ओवर वाइंडिंग हुई और ये यहाँ पे से लेके यहाँ तक के ऊपर में अगर पहुंचा और ऑटोमेटिक कंट्रोवेंसेस काम नहीं करा, मतलब स्पीड कम नहीं करा, तो प्रॉब्लम हो जाएंगी और वो लोगों को हार्म हो सकता है। तो इसलिए वो 1.5 मीटर पर सेकंड से अगर ऊपर की स्पीड में अपन चेक करेंगे और वो अपने को स्पीड कम करते हुए दिखाएगा, मतलब अगर अगर अपना ओवर वाइंडिंग भी होता है तब भी अपन उसको बचा सकते हैं। 7 डेज में जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां से ऊपर अपने को पास करना है, एटलीस्ट इन 3 मंथ, 3 महीने में, बाय अटेंडिंग टू लैंड द डिसेंडिंग गेट। डिसेंडिंग गेट मतलब ऊपर से नीचे आने वाला, असेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर जाने वाला, डिसेंडिंग गेट मतलब ऊपर से नीचे वाला एक्सेसिव स्पीड। मतलब समझ लो अगर 4 मीटर पर सेकंड वाइंडर की मैक्सिमम स्पीड है तो अपन उसको वो इसमें करेंगे, मतलब 4 मीटर पर सेकंड में चलाएंगे, और वो जो ऑटोमेटिक इंटरवेंसेस है वो उस 4 मीटर पर सेकंड को कम करेगा, मतलब जैसे 1.2 मीटर या 2.5 मीटर जो भी अपन उसमें सेट करेंगे कि भाई इतनी स्पीड में चलाना है ऑटोमेटिक इंटरवेंसेस, तो वो करेगा। तो ऑटोमेटिक इंटरवेंसेस का प्रोविजन पड़े कि ऑटोमेटिक इंटरवेंसेस मतलब 100 मीटर से ज्यादा में अपने को एक स्पीड इंडिकेटर करना चाहिए। ऑटोमेटिक कंट्रोवेंसेस कितने स्पीड से भी मतलब प्रिवेंट करता है, तो 1.5 मीटर पर सेकंड में जो टेस्ट ऑफ ऑटोमेटिक कंट्रोवेंसेस वो 7 दिन में क्या होता है, तो लास्ट कंट्रोल पॉइंट से के पास करके अपन टेस्ट करते हैं, और 3 महीने में क्या डिसेंडिंग केज को एक्सेसिव स्पीड में करके अपन उसको टेस्ट करते हैं। मतलब 7 डेज में अपना लास्ट कंट्रोल पॉइंट से करेंगे और 3 महीने में एक्सेसिव स्पीड से टेस्ट करेंगे। When no automatic contrivances is provided, a point shall be fixed and marked on the indicator of the engine to show that when the cage is at a distance not less than twice the circumference of a circle from the completion of the wind, the when cage is such point, then the winding engineman shall raise the remaining distance at a not speeding 1.2 मीटर पर सेकेंड। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये शाफ्ट है, ठीक है, शाफ्ट में ये डोर है, ये डोर पल्ले बोलते हैं, डोर बोलते हैं, डोर हमेशा खुलते हैं बंद रहते हैं। अब क्या होता है, यहाँ से अपनी रोक गई है, ठीक है, यहाँ पे अपना केज है, ठीक है, और यहाँ से है वाइंडिंग इंजन। समझ लो ये एक तरफ से कुआं है, कुएं से अपने को रस्सी खींचना है,
ये अपना जो ये केज है वो बाल्टी है, और वाइंडिंग इंजन मैन वो बाल्टी को खींचने वाला आदमी, और यहाँ पे पुली लगी हुई है। ठीक है, अब अपनी अगर ये बाल्टी समझ लो और दरवाजे लगे हुए, यहाँ से ये ऊपर आता है, और जैसे ही ये पास में पहुंचता है तो ये खुल जाते हैं दरवाजे, तो ये केज अपना ऊपर आ जाता है। अब समझ लो कि यहाँ से अपना ये ऊपर आया और एकदम स्पीड में आया, और इतना टाइम ही नहीं मिला कि अपने को गेट खुलने का टाइम ही नहीं मिला, तो क्या होगा, बहुत स्पीड में आया तो ये सीधा टकराएगा अपना जो दरवाजे उस पे, और उस पे मतलब एक एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसके लिए अपने को अगर ऑटोमेटिक कंट्रोवेंसेस क्या, अगर ऑटोमेटिक कंट्रोवेंसेस है तो टेंशन ही नहीं है, वो जैसे ऊपर आएगा तो वो अपना स्पीड अपने आप कम कर लेगा। लेकिन अगर वो नहीं है तो प्रॉब्लम है। तो जहाँ पे ऑटोमेटिक कंट्रोवेंसेस करते हैं तो वहाँ पे एक पॉइंट फिक्स करते हैं, वो 2 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ ए ड्रम, मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ ड्रम क्या है, 2 पाई आर। 2 पाई आर है अपना सर्कमफ्रेंस ऑफ ए ड्रम, 2 इंटू 2 पाई आर मतलब 4 पाई आर। ये ड्रम है ना, इसका सर्कमफ्रेंस सॉरी 2 पाई आर एच है। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए ड्रम है अपना 2 पाई आर एच। तो जो सर्कमफ्रेंस रहेगा, मतलब आर मतलब ये रेडियस है, ड्रम का जो रेडियस है ये, और ड्रम की जो हाइट है वो अपन मेजर करेंगे। अब समझ लो ये आई अपनी 40 मीटर। इसका जब अपन ने कोई भी ड्रम का पुट कर दो तो जब 40 मीटर है, 40 मीटर के बाद में अपने को सरफेस से एक पॉइंट फिक्स करेंगे कि वो पॉइंट्स के जब वो जब भी केज अगर ये पॉइंट समझ लो फिक्स करे 40 मीटर के ऊपर, तो जब केज वाले पॉइंट को अगर पास करे तो उसके बाद में जो उसकी जो स्पीड है वो 1.2 मीटर से ज्यादा ना हो। क्यों ना हो, अगर वो 1.2 मीटर से अगर अगर कभी कभार इमरजेंसी में अगर कम स्पीड रही तो अपन गेट खोल सकते हैं, अगर एकदम से स्पीड बढ़ गई तो गेट पे टकराएगा। इसलिए अगर दुर्घटना ना हो इसलिए 1.2 मीटर पर सेकंड से ज्यादा ना हो। वो पॉइंट फिक्स करेंगे जहां पे ट्वाइस द सर्कमफरेंस ऑफ ए ड्रम, उसको फिक्स करेंगे, और वो पॉइंट से फिर वो जो बकेट है वाले रिमेनिंग डिस्टेंस 1.2 मीटर पर सेकंड से पास करें। Cages. Every cage in a vertical or split shaft more than 30 meter in depth shall be. अब केज में अगर वर्टिकल या फिर स्टिप शाफ्ट है तो वहां पे केज अगर 30 मीटर से डेप्थ से ज्यादा है सरफेस से तो क्या करेंगे, कंप्लीटली कवर्ड फॉर द टॉप, मतलब केज को अपने को ऊपर से टॉप पे कवर करना पड़ रहा है। क्यों 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 कवर करेंगे, तो कोई भी केज उसको कवर क्यों करते हैं, ताकि अगर ऊपर से कोई भी चीज आए तो उस पर गिरे ना, वहां पे लोग है तो वहां पे लोगों को पड़े ना वो चीज, क्योंकि जैसे ऊपर से गिरते तो स्पीड बढ़ जाती है, और स्पीड बढ़ने से मतलब वो अगर इम्पैक्ट भी ज्यादा ही करेंगे। बी क्लोज्ड इन टू साइड टू प्रिवेंट पर्सन और थिंग फ्रॉम प्रोजेक्टिंग बियॉन्ड द साइड, मतलब उसको दोनों साइड से क्लोज्ड होना, मतलब ऐसा नहीं होना कि ये केज है और अपन इसको एक साइड से ओपन रखे है और एक साइड से क्लोज रखे, और यहाँ पे अपन लोग खड़े क्लोज में कि चलो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और कभी कभार हमने रिक्स लेके अपन ओपन में भी खड़े, तो वो दोनों साइड से क्लोज होना चाहिए कि वो मतलब वो साइड से वहां पे जाए ना। प्रोवाइड विद ए फिक्स्ड रिजिड हैंड बार फॉर पर्सन, मतलब हैंड बार मतलब ये केज में जैसे बस में नहीं रहता, बस में वहां पे जैसे खड़े होने के लिए वो रहता है अपना हैंड बार जिससे अपन पकड़ के खड़े रहते हैं, तो वैसे हैंड बार ऐसा खड़े ऐसे रहते हैं, मतलब ऐसी लाइन लगी रहती है, और वहां पे फिक्स्ड रिजिड हैंड बार होना चाहिए। प्रोवाइड प्रोवाइडेड विद गेट्स और अदर फेंसेस एंड अ गैप बिटवीन द फ्लोर ऑफ द केज, द गैप बिटवीन मतलब वहां पे गेट होना चाहिए और अदर फेंसेस होना चाहिए। और जब बिटवीन द फ्लोर ऑफ द केज है, यहाँ पे इसका जो फ्लोर एंड द लोवेस्ट पार्ट ऑफ ए गेट और फेंस शेल नॉट एक्सीड 15 मीटर 15 सेंटीमीटर एट दैट बिटवीन द टू मेंबर्स ऑफ ए गेट और फेंस शेल नॉट एक्सीड 25 सेंटीमीटर। समझ लो केज है, केज में अपन गेट प्रोवाइड करेंगे ऐसा, यहाँ पे समझ लो गेट प्रोवाइड करेंगे ऐसा 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 गेट नॉर्मली प्रोवाइड करे। यहाँ पे ये गेट का वो एक स्टैंड है, यहाँ पे अटैच है उसके जो हुक्स है, और गेट खुलता बंद होता है। तो यहाँ से लेके जो यहाँ का जो बॉटम है वो 15 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ज्यादा हुआ और अगर एक्सीडेंट हुआ तो ऐसा ना हो कि यहाँ से कोई आदमी निकल जाए। जो गेट और लोवेस्ट पार्ट ऑफ ए केज है, अगर वहां पे अगर कम ज्यादा अगर स्पेस रखेंगे अपन, तो वहां पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि वो कोई एक्सीडेंट के टाइम पे नॉर्मली क्या हुआ था, एक केस हुआ था माइंस में कि वहां पे ये जो रॉड है ड्रिलिंग रॉड, वो रॉड अपना जो केज से बाहर निकाल के प्रोजेक्ट करते थे, तो वो केज में वो रॉड अपना शाफ्ट में फंस गए थे, जिसकी वजह से केज अंडररेटिंग हुआ, और कोई और 2-3 इंसान, गेट खुला था तो 2-3 इंसान वहां से नीचे गिर गए थे और उनकी डेथ हो गई थी। तो ऐसा एक्सीडेंट हुआ, ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं जिसकी वजह से ये अपना जो रेगुलेशन है वो आया है कि 15 सेंटीमीटर मतलब लोवेस्ट पार्ट ऑफ ए गेट और फेंस, और 15 से और जो लोवेस्ट पार्ट ऑफ गेट और फेंस और फ्लोर ऑफ द केज का जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर से ज्यादा ना हो।
एंड दैट द बिटवीन द टू मेंबर ऑफ गेट एंड फैन शैल नॉट एक्सीड 20 सेंटीमीटर। गेट ऐसा होगा केज में बंद, गेट ऐसे बंद होगा ना, केज यहाँ से बंद होगा, तो इनका जो ये डिस्टेंस है, जो बीच का डिस्टेंस है, वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये रेगुलेशन है, मतलब जो गेट है उसका जो बॉटम है और जो बॉटम ऑफ केज है वो 15 सेंटीमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, और बिटवीन द टू मेंबर्स ऑफ गेट और फेंस 25 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। गेट और फेन शैल नॉट ओपन आउटवर्ड्स, आउटवर्ड ओपन नहीं होना चाहिए। उसका वो क्यों क्यों रीजन बताया, अगर आउटवर्ड जैसे अपना केज जा रहा है और वहां पे अगर गेट को अपन आउटवर्ड कर दिए ओपन गलती से, तो क्या होगा कि वो दीवार से टकराएंगे और वहां पे कुछ एक्सीडेंट होने की संभावना हो सकती है, इसलिए वो दीवार से टकराए ना, इसलिए बोलते हैं कि नॉट ओपन आउटवर्ड्स। देखो मतलब एक्सीडेंटली भी ओपन ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि गलती से ओपन हो जाए, एक्सीडेंटली ओपन हो जाए, वैसा ना हो। द फ्लोर ऑफ एवरी केज शुड बी स्ट्रांगली कंस्ट्रक्टेड टू प्रिवेंट एनी बॉडी पार्ट फ्रॉम प्रोजेक्टिंग आउटसाइड। जो फ्लोर है उसको अपने को मतलब स्ट्रांगली कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, जो फ्लोर में ऐसा नहीं होना चाहिए गड्ढे होना चाहिए, कुछ ऐसे गड्ढे गड्ढे हुए और कोई इंसान नीचे चले जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी पार्ट बॉडी पार्ट बाहर आना नहीं चाहिए कोई भी वहां से केस से। तो वही आपने पढ़े कि ऑटोमेटिक कंट्रोल का कब यूज होता है, तो 100 मीटर पर सेकंड से। फिर उसकी जो स्पीड है वो कितने से प्रिवेंट करता है, तो 1.5 मीटर पर सेकंड से करता है। और ऑटोमेटिक कंट्रोल प्रिवेंट नहीं, मतलब उसका जो टेस्ट है, सॉरी टेस्ट कहाँ कब होता है, तो 7 डेज में होता है एक बार और 30 डेज में एक बार होता है। 7 डेज में क्या करेंगे, तो उसको जो टॉप मोस्ट लैंडिंग है उससे पास करेंगे, और 30 डेज में क्या उसको डिसेंडिंग केज को ऐसे स्पीड में पास करेंगे। ये सब पढ़े अपन ने। फिर अपन ने 300 मीटर अगर हुआ, 300 मीटर के बाद में अपने को एक सम बनाना जरूरी है। और जो बॉटम ऑफ द पार्ट है, मतलब बॉटम ऑफ ए केज और जो नीचे वाला बॉटम ऑफ ए शाफ्ट और बॉटम ऑफ ए केज का जो डिस्टेंस है वो 7.5 मीटर से ज्यादा होना चाहिए। तो ये सब अपन ने पूरा पढ़े। A notice shall be posted at shaft top and every inset and every landing, specifying the number of persons authorized by manager allowed to ride in the same cage or the same deck of a cage at one time, and not more than such number of persons shall be allowed to ride। मतलब वो बोला है कि जो शाफ्ट टॉप है वहां पे, जैसे शाफ्ट का टॉप मतलब सरफेस में जहाँ से शाफ्ट से आदमी लोग जा रहे हैं, तो वहां पे क्या होना चाहिए, और सारे इनसाइड में या फिर लैंडिंग जहाँ जहाँ पे केज रुकता है वहां पे कितने नंबर ऑथराइज बाय मैनेजर, कौन मतलब मैनेजर ऑथराइज करता है कि कितने पर्सन केज में जा सकते हैं। वो कैसा करता है, तो आगे अपन पढ़ेंगे 0.2 स्क्वायर पर मीटर के हिसाब से वो करता है ऑथराइज। ठीक है, स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, तो उसके हिसाब से मैनेजर ऑथराइज करता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा मतलब कौन ऑथराइज करता है, तो मैनेजर ऑथराइज करता है कि केज में कितने एक टाइम पे कितने लोग जाना जाएंगे, मतलब केज के एरिया के हिसाब से करता है वो। नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ पर्सन शैल बी अलाउड टू राइड, मतलब उससे जितना मैनेजर ने ऑथराइज किया उतने ही लोग ही जाएंगे। तो टोटल लोड when the authorized number of person ride at one time in any case shall not exceed 60% the maximum load when materials are conveyed। तो टोटल लोड है, मतलब समझ लो आठ लोगों को ऑथराइज किया मैनेजर ने, और समझ लो अगर वो हैवी वेट है, मतलब 100 किलो के, तो कितना हो जाएगा 800 किलो। तो जो 800 किलो है एट अ पर्सन टू राइड, इट शैल नॉट एक्सीड 60% ऑफ मैक्सिमम लोड। जैसे मैक्सिमम लोड समझ लो ये केज है, इसमें मैक्सिमम लोड कितना ले सकता है, समझ लो वो ले सकता है 1000 किलो तक ले सकता है। ठीक है, अब मैनेजर ने ऑथराइज किया 8 लोग जाने के लिए, लेकिन मैनेजर को पता नहीं था कि एक साथ 100 किलो के लोग जा रहे हैं, मतलब 800 किलो जा रहे हैं। केज की कैपेसिटी है 1000 किलो की और जा रही है 800 किलो, तो कभी भी 60% ऑफ मैक्सिमम लोड नहीं होना चाहिए, मतलब 1000 का 60% मतलब कितना हो जाएगा 600। 600 से ज्यादा हो रहा है मतलब 800, तो ये रेगुलेशन यहाँ पे काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि मैनेजर ने वो लोगों को परमिट तो किया है, लेकिन वो लोगों के परमिट में भी एक सिचुएशन बनी कि मैक्सिमम लोड इतना 60% से मैक्सिमम लोड से 60% ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए उसने लोगों का प्रोविजन रखा तो है, लेकिन ये भी चेक करना है अपने को कि जो मैक्सिमम लोड से 60% ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैनेजर ने रखा अपने 60 के हिसाब से कि 60 के जी नॉर्मली वेट होता है 8 लोगों का, तो 6 8 48 480 आएगा। 600 में से 600 जो मैक्सिमम लोड है 60%, तो उससे 400 से ठीक है, उसके साथ चुका। लेकिन कभी कभार अगर ज्यादा मोटे लोग चले गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, जैसे 80 तो 800 जैसे अपना 800 लोड आया तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना जाए इसलिए।